जब जब पाकिस्तान को जरूरत पड़ी तब तब तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखा, लेकिन जब तुर्की में आपदा आई उसके बाद पाकिस्तान ने हाथ खड़े कर दिए हैं। लेकिन इस मुसीबत के वक्त में भारत ने तुर्की की खुलकर मदद की, जिसके बाद तो पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के खिलाफ उनके ही देश पाकिस्तान में आवाज उठने लगी और शहबाज को जमकर फटकारा भी जा रहा है। तुर्की में तबाही, शहबाज की भद्द पिटी। पाकिस्तान का मदद के नाम पर दिखावा। शहबाज को महंगा पड़ा तमाशा। तुर्की में आई तबाही पर भारत ने सबसे पहले आगे आकर मदद की खेप तुर्की भेजी। तुर्की के साथ साथ सीरिया में भी भारत का ऑपरेशन दोस्त चल रहा है, जो हमारे जाबाज मलबे में दबी जिंदगियों को बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ तुर्की से दोस्ती की डींगे हाँकने वाला पाकिस्तान मदद के नाम पर मजबूरियां गिनाने में जुटा है, जिसके बाद अपने ही देश में शहबाज शरीफ घिर गए हैं। शहबाज शरीफ साहब ने वो ऊंट के मुंह में जो है ना जीरा दिया है, और मैं बिल्कुल खुले अल्फाज में कहूँगा कि जिस तरह उन्होंने हेल्प की थी अर्थक्वेक में हमारी 2005 में बिल्कुल जी बिल्कुल बहुत ज़्यादा उन्होंने ब्लू द बेल्ट, उन्होंने हमारी हेल्प की, अपने बंदे भेजे माली तौर पर, ठीक है बिल्कुल। और जो है ना सामान की हैसियत में उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा जी हम अपनी काबीना की एक एक माह की तनख्वाह कटवाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, इनके लिए हम फंड बनाएंगे। ये इनका पुराना तरीक़ेकार है, फंड बनाएंगे, ये कौन को ठीक है ना, इस तरीके से मजाक नहीं बनाया जाता। पाकिस्तान जब आपदा के प्रकोप से गुजरा था उस वक्त तुर्की ने दिल खोलकर मदद की थी, लेकिन जब बारी पाकिस्तान की आई तो उसकी घिग्गी बन गई, जिसके बाद पाकिस्तान के लोगों ने ही अपनी ही सरकार को जमकर फटकार लगाई है। हमारे पास है क्या, हम तो सिर्फ नारे, वही आपके नारे के आपने बोला है, तो हम वैसे वाकई को नारे ही लगा सकते हैं, और हमारे पास है क्या कि जो हम उनकी मदद करेंगे। एक मुल्क तकलीफ से गुजर रहा है, ऐसे में शहबाज शरीफ उसी मुल्क का दौरा करने का प्रोग्राम बना रहे थे, जिसके बाद तुर्की ने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया कि मुल्क परेशानी में है, काम बहुत है, ऐसे में तुर्की आने की कोई जरूरत नहीं है, जिसने शहबाज शरीफ की इंटरनेशनल फजीयत करा दी है। पाकिस्तान के लोगों ने शहबाज शरीफ की जमकर खिल्ली उड़ाई। ये तो सारी जिंदगी मांगते रहे हैं, ठीक है, वो कहते हैं पैकेज ना चूज, ये मांगते रहे, इन्होंने क्या किसी को देना है, ये तो खुद मुश्किल में घिरे हुए इस टाइम, ना इनको कोई इमदाद दे रहा है। तुर्की था जो इनको इमदाद देता था, वो बेचारा इस टाइम आ गया। इन्हें भी इमदाद ही जा रहे थे जो कैंसर। हाँ जी बिल्कुल, वो तो बेचारा खुद, तो ये इनसे उम्मीद नहीं है कि ये इनको किसी को दें। सैर सपाटे अपने बैठे घर से, फिर उनके दुआ करें जो अल्लाह उनकी मुश्किलात आसान करे, यही होता है। पहले ही कंगाली और बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान की इंटरनेशनल फजीयत हुई है। जो देश पाकिस्तान की मदद करते रहे, सुर में सुर मिलाते रहे, आपदा के इस मौके पर वो भी समझ चुके हैं कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर सिर्फ एक देश भर है, जिसका खुद का वजूद दूसरों के सहारे जिंदा है। तो देखा आपने कि किस तरह से पाकिस्तान की जो आवाम है वो ही अपनी सरकार को अब कटघरे में खड़ा कर रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पहले भी पाकिस्तान को मदद की जरूरत थी, तब तुर्की ने और बाकी देशों ने मदद की, और अब भी पाकिस्तान को जरूरत है। तो ऐसे में जब अपनी आवाम को ही पाकिस्तान की सरकार दाना मुहैया नहीं करा पा रही, खाना मुहैया नहीं करा पा रही, तो फिर दूसरे मुल्क की या फिर तुर्की की मदद क्या करेगी पाकिस्तान सरकार? बिल्कुल, देखिए कई देश तो जरूर सामने आए हैं तुर्की की मदद के लिए, लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने तुरंत रिस्पॉन्ड किया है, बड़ी खेप पहुंचाई है। भारत सरकार ही नहीं बल्कि तुर्की में रहने वाले भारतीय भी अब तबाही की इस घड़ी में तुर्की के साथ खड़े हैं। तुर्की में होटल चलाने वाले भारतीय मूल के दीपेंद्र ने भूकंप में अपना घर गंवाने वालों के लिए अपना होटल खोल दिया है, और होटल में 60 से ज्यादा लोगों ने इस वक्त शरण भी ली हुई है। मध्य प्रदेश से, और ये हमारा रेस्टोरेंट है, और जो अर्थक्वेक से पीड़ित हैं उन लोग के लिए हम लोग खाने का अरेंज कर रहे हैं, और सब हमारे होटल में रुके हुए हैं, और होटल में हमने फ्री अकोमोडेशन दिया है, और इसके बाद अभी खाने के लिए रेस्टोरेंट लेके आए हैं, अभी खाने की प्रिपरेशन हो रही है। हमारे शेफ लोग लगे हुए हैं, और हमारा अभी सर्व हो रहा है, घर पे सब लोग बैठे हैं। सब लोग
का खाना चल रहा है, आप देख सकते हैं अंदर सर्विस होने का मतलब आप लोग देख सकते हैं हमारे वेटर सभी सबको सर्विस कर रहे हैं खाने की, तो यू कैन सी दैट। और तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वाले लोगों की तादाद 15,000 से ज्यादा हो चुकी है, लेकिन अब इस जलजले की वजह से पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से हिल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के दोस्त तुर्की ने उसे बहुत बड़ा शॉक दिया है। यह ऐसा झटका है जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान शर्मिंदा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। पाकिस्तान की नकली हमदर्दी पर तुर्की ने ऐसा तमाचा मारा कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। अर्दोआन ने शहबाज शरीफ को ऐसा दो टूक जवाब दिया है कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान में मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। जब पूरी दुनिया तुर्की और सीरिया में मलबों के ढेर में दबी एक एक जिंदगी को बचाने की कोशिश कर रही है, तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ऐलान कर दिया कि वो अपने दोस्त तुर्की से दर्द बांटने के लिए वहां का दौरा करेंगे। लेकिन तुर्की समझ गया ये चालाकी और शहबाज शरीफ का दिखाने वाला पूरा प्लान ही चौपट कर दिया। तुर्की ने साफ साफ कह दिया कि शहबाज को तुर्की आने की कोई जरूरत नहीं, हमारी प्राथमिकता अभी अपने लोगों को बचाना है। ये ऐसा जवाब है जिसने पाकिस्तान की नौटंकी को ग्लोबल पहचान दे दी है। तुर्की में भूकंप से हुई तबाही में हजारों जान गई हैं, हजारों लोग मलबे में फंसे हुए हैं, उनको बचाने की कोशिश तेज हो रही है। लेकिन हर सेकंड के साथ वक्त हाथ से भी निकलता जा रहा है। ऐसे वक्त में शहबाज शरीफ का तुर्की दौरे का ऐलान करना बेवकूफी कहा जा सकता है, जिसका एहसास उनको तुर्की से मिले भूकंप जैसे जवाब के बाद जरूर हो रहा होगा। पाकिस्तान को तुर्की का बहुत अच्छा दोस्त माना जाता है। पाकिस्तान हमेशा तुर्की को लेकर बहुत जोश में रहता है, लेकिन शहबाज ने जब अपना चेहरा चमकाने की कोशिश की तो अर्दोआन पहचान गए कि पाकिस्तान मौके पर चौका लगाना चाहता है। पाकिस्तान से रिश्तों के मुकाबले में भारत को लेकर तुर्की की इंटरनेशनल इमेज एक विरोधी देश की है, क्योंकि वो कश्मीर पर पाकिस्तान के रुख का समर्थन करता है। लेकिन भूकंप के बाद भारत ने जिस तरह से तुर्की की मदद की है, उसे तुर्की और भारत के बीच मजबूत संबंधों की नई शुरुआत कहा जा सकता है। भारत ने तुर्की और सीरिया की तरफ मदद का जो हाथ बढ़ाया है, उसे ऑपरेशन दोस्त का नाम दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके बताया है कि तुर्की और सीरिया के साथ भारत दोस्त बनकर साथ खड़ा हुआ है। वहीं शहबाज शरीफ और उनके विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को बहुत बेइज्जत होना पड़ा है और तुर्की के कमेंट के बाद उनका दौरा रद्द कर दिया गया है। बेचारे शहबाज और बिलावल करते भी क्या, उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। तुर्की इस वक्त बहुत बड़ी आफत में है और वो जानता है कि इसी मौके पर उसे अपने दोस्त और विरोधी की पहचान हो जाएगी, क्योंकि जो वक्त पर काम आए न कि अपना चेहरा चमकाए, वही तुर्की का असली दोस्त कहा जाएगा। तुर्की में भूकंप के बाद अब मलबा हटाने का काम तेज गति से चल रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित गाजियांटेप में हर तरफ टूटी इमारतों का मलबा दिखाई दे रहा है।
इन मलबों को हटाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। कई घंटे बीत चुके हैं और ऐसे में अब जिंदगियों की जो उम्मीद बाकी थी वो अब ना के बराबर रह गई है। ऐसे में अब कोशिश ये है कि जितने भी शव दबे हुए हैं इस मलबे के भीतर उन्हें निकाला जाए और साथ ही साथ जिन जिंदगियों को बचाया गया है उन्हें सही तरीके से उपचार उपलब्ध करवाया जाए। और दुनिया भर के 70 से ज्यादा देश जी जान से तुर्की की मदद करने में जुटे हुए हैं, लेकिन कंगाल पाकिस्तान यहां भी अपनी मदद या भट्ट पिटवाने के लिए जो कर्ज लगातार लेता हुआ नजर आ रहा था, उस कर्ज के बोझ तले पाकिस्तान तो दबा ही है। लेकिन तुर्की जिस उम्मीद के साथ खड़ा था कि हो सकता है कि पाकिस्तान उस तक मदद पहुंचाए, वो अब सबके सामने हो चुका है कि पाकिस्तान किसी तरीके की मदद अभी तक नहीं पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, बल्कि तुर्की के सामने कर्ज के लिए कटोरा फैलाने वाला पाकिस्तान मुसीबत की इस घड़ी में तुर्की के सामने मदद का ढोंग करता दिखाई दिया, जबकि भारत ने तुर्की में राहत बचाव के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पाकिस्तान ने तुर्की में मदद के लिए 2 C-130 विमानों में सामान भेजा है। इसमें 36 लोगों की टीम है, जबकि भारत की तरफ से जो मदद भेजी गई है उसकी लिस्ट देखेंगे तो शहबाज से लेकर उनके आर्मी चीफ बगले झांकेंगे। भारत ने तुर्की में मदद के साथ 4 विमान भेजे हैं। ये C-17 ग्लोब मास्टर हैं और इन विमानों पर एनडीआरएफ की टीम भेजी गई है, जिसमें 100 से ज्यादा सदस्य हैं। इनके साथ खोजी कुत्तों के अलावा मेडिकल उपकरण और राहत के काम के लिए बाकी सामान भी है। इसके अलावा आगरा से सेना की 99 सदस्यों वाली मेडिकल टीम भी गई है, जो तुर्की में 30 बेड का फील्ड हॉस्पिटल तैयार कर चुकी है। भूकंप जैसी किसी भी प्राकृतिक आपदा के बाद पहले 24 से 48 घंटे बहुत अहम होते हैं और इस दौरान अगर मदद पहुंच जाए तो बहुत सी जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। इस बात को समझते हुए भारत ने फौरन आगरा से लेकर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस और दिल्ली से ऐसी टीमों को रवाना कर दिया जो तुर्की और सीरिया की जल्द से जल्द मदद करना शुरू कर दें। आगरा से सेना की जो मेडिकल टीम तुर्की भेजी गई उसमें कई डॉक्टर हैं, कई पैरामेडिकल स्टाफ हैं जो तुर्की में लोगों के इलाज में मदद करेंगे। भारत की तरफ से सीरिया में भी अब तक 6 टन मदद पहुंच चुकी है। भारत से 3 ट्रकों में ऐसा सामान भेजा गया है जिसमें दवाओं के अलावा मेडिकल उपकरण हैं, लोगों की मदद के लिए सामान भी है। दमिश्क एयरपोर्ट पर भारत का विमान उतरने के बाद सीरिया भी कह रहा है कि भारत उसका बहुत पुराना दोस्त है और ये रिश्ता उसके लिए बहुत अहमियत रखता है। तुर्की में भूकंप आने के 72 घंटे बाद मलबे से एक महिला और एक बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। ये दोनों ही सोमवार को आए भूकंप के बाद से ही मलबे में दबे हुए थे। बचाए गए लोगों में एक महिला और एक बच्ची शामिल है। महिला को तुर्की के दियारबकीर इलाके से बचाया गया है, वहीं तुर्की के अंतपुआ से मलबे के नीचे से एक बच्ची को जिंदा निकाल लिया गया। ये तस्वीरें जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रही है उसकी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 72 घंटे बाद भी किस तरह से अब भी मलबे से लोगों को निकाले जाने का जो काम है, जो सिलसिला है वो जारी है। और जैसे ही कोई भी मलबे से जिंदगी बाहर निकलती है तो जाहिर सी बात है जो रेस्क्यू टीम है वो खुश हो जाती है। सबकी आंखें वहां पर नम दिखाई देती हैं, क्योंकि देखिए वक्त जैसे जैसे बीतता जा रहा है वैसे वैसे अब मलबे में जिंदगी मिलने की संभावना कम होती जा रही है। तो इसे चमत्कार ही लोग मान रहे हैं जब 72 घंटे बाद भी इस मलबे से जिंदा कोई बाहर आ रहा है। तो तुर्की और सीरिया दोनों ही रूस के मित्र देश हैं और पुतिन अपनी मदद में कोई कमी नहीं आने दे रहे। रूस के सैनिकों की टुकड़ी तुर्की और सीरिया दोनों ही देशों में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। साथ ही अलग अलग देशों से मेडिकल सुविधा के साथ खाने पीने का सामान भी भेजा जा रहा है।
तुर्की के एक शहर अंताकिया से आई ये रिपोर्ट देखिए। यहाँ मलबे में दबे 2 बच्चों को बचाया गया। ये करीब 2 दिन से फंसे हुए थे और फिर रेस्क्यू टीम किसी तरह इन तक पहुंची। इन दोनों बच्चों को जिंदा निकाल लिया गया। तुर्की के एक और शहर कहरामनमरास में तो एक 3 साल के बच्चे को मलबे से जिंदा निकाला गया। ये किसी करिश्मे से कम नहीं कहा जाएगा। मलबे में दबे बहुत से लोग अब भी सांस ले रहे हैं, लेकिन उन तक पहुंचना वक्त के साथ मुश्किल होता जा रहा है। तुर्की और सीरिया दोनों जगह तबाही बहुत ज्यादा हुई है। जिंदा लोगों के मुकाबले मलबों से लाशें ज्यादा निकल रही हैं, लेकिन उम्मीद अब भी टिकी हुई है। क्योंकि ऐसे रेस्क्यू मिशन में करिश्मे होते हैं और लोग आखिरी दम तक उम्मीद नहीं छोड़ना चाहते। वो परेशान हैं, रो रहे हैं। अमेरिका ने 80 सदस्यों का एक दल भेजा है और इस टीम ने आदि यामान प्रांत में लोगों को बचाने का काम शुरू कर दिया है। चीन ने 82 सदस्यों की एक टीम भेजी है। इसमें 4 खोजी कुत्ते हैं और 20 टन सामान है, जिसमें मेडिकल उपकरण और दवाइयां भी हैं। जापान ने 73 सदस्यों की टीम भेजी है। साथ में बाकी जरूरी सामान जैसे जनरेटर और मेडिकल किट हैं। यूएई ने तुर्की में एक फील्ड अस्पताल बनाने का इंतजाम कर दिया है ताकि लोगों का इलाज किया जा सके। ब्रिटेन ने 76 सदस्यों की टीम भेजी है। इनमें डॉक्टर भी हैं, साथ में खोजी कुत्ते और मेडिकल इस्तेमाल का सामान है। स्पेन ने मदद के साथ 2 विमान और 2 वॉरशिप भेजे हैं, जिसमें सैकड़ों नौसैनिक हैं। सऊदी अरब ने लगातार मदद के लिए तुर्की तक एयर ब्रिज कायम कर दिया है, जिसमें लगातार तुर्की और सीरिया दोनों के लिए मदद भेजी जा रही है। कतर भी तुर्की के हालात को देखते हुए वहां फील्ड अस्पताल तैयार कर रहा है। ऐसी ही मदद इराक की तरफ से भी की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 72 लोगों की टीम तुर्की भेजी जा रही है। पोलैंड ने 76 दमकल कर्मियों और 8 खोजी कुत्तों को तैयार कर दिया है। हालात तो ऐसे हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी तुर्की की मदद का ऐलान किया है, जबकि उनका देश खुद युद्ध झेल रहा है। अब सवाल है कि रूस क्या कर रहा है, पुतिन ने क्या ऑर्डर दिया है। रूस की तरफ से 2 IL-76 विमान भेजे गए हैं। इस बचाव दल में 100 से ज्यादा सदस्य हैं। तुर्की और सीरिया दोनों ही रूस के मित्र देश हैं और पुतिन अपनी मदद में कोई कमी नहीं आने दे रहे। सीरिया के एलेप्पो की तस्वीर देखिए। लोगों ने रात अपनी कार में रहकर गुजारी है। ठंड बहुत ज्यादा है और लोगों का सब कुछ तबाह हो चुका है। इन लोगों को फौरन रहने का आसरा चाहिए, छत चाहिए, खाने पीने का सामान चाहिए। ऐसे हजारों लोग इस वक्त तुर्की और सीरिया में मदद चाहते हैं। और तुर्की के शहरों की जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें मलबों की ढेर में बदली इमारतें, आसपास खड़े इमरजेंसी वाहनों और टेंट के बने राहत शिविरों को देखा जा सकता है। ये तस्वीरें तुर्की के इस्लाहिये और नूरदागी इलाके में भूकंप से हुई तबाही का मंजर दिखाने वाली हैं। ये सैटेलाइट तस्वीरें मैक्सर टेक्नोलॉजी ने जारी किए हैं। इस्लाहिये शहर में दर्जनों इमारतें ढह गई हैं और शहर के बीचों बीच बनी हुई हकी अली और तुर्क मस्जिद के पास बने घर अब पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। आप देखिए, शहर के सिर्फ 2 ब्लॉक में ही 13 इमारतें तबाह हो चुकी है। ये सभी 3 से 5 मंजिला थी। मस्जिद परिसर के पास बनी 2 ऊंची इमारतें भी पूरी तरीके से तबाह हो गई है। इस्लाहिये शहर में रेस्क्यू टीमें मलबों में दबी जिंदगियों को बचाने में जुटी हुई है। नूरदागी में हाईवे पर दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉली मलबे में भरे हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें अमेरिका की कंपनी मैक्सर टेक्नोलॉजीज ने जारी की हैं और भूकंप के पहले और बाद की जो तस्वीर बदली हुई है, बड़ी आसानी से कोई भी देखकर समझ पाएगा कि किस तरह से ये पूरा का पूरा जो शहर है वो खत्म हो चुका है, तबाह हो चुका है।
और चलिए अब आपको दिखा देते हैं कि तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में कैसी तस्वीरें हैं। 10 बड़ी खबरें इसी से जुड़ी हुई। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने भूकंप प्रभावित इलाकों का दौरा किया, पीड़ितों से की मुलाकात, राहत बचाव कार्य का लिया जायजा। तुर्की और सीरिया में भूकंप की वजह से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ी, अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत। राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी। सीरिया में 3,486 लोगों की मौत हुई, 5,247 से ज्यादा लोग जख्मी। भूकंप प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी। तुर्की में भारत का ऑपरेशन दोस्त जारी, भारत की तरफ से तुर्की की मदद के लिए भेजी गई राहत सामग्री की 5वीं खेप। तुर्की के हतेम में भारतीय सेना के जवान भूकंप पीड़ितों की मदद में जुटे। हतेम में भारतीय सेना की तरफ से की गई फील्ड अस्पताल की व्यवस्था। तुर्की के कहारनमारास में बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू टीम ने सोमवार से मलबे में दबे 6 साल की बच्ची जुबैदे को जिंदा बचाया। तबाही के बीच सीरिया से सामने आई एक अच्छी तस्वीर। इदलिब में मलबे से बच्ची को निकालने के दौरान सिविल डिफेंस के सदस्य ने बच्ची के लिए गाया गाना। तुर्की में राहत बचाव में जुटे चीन की रेस्क्यू टीम ने मलबे में दबी एक गर्भवती महिला को सुरक्षित बाहर निकाला। भयंकर भूकंप से तुर्की के ज्यादातर इलाकों में बेहद खराब हैं हालात। भयंकर भूकंप ने पूरे तुर्की की तस्वीर ही बदल कर रख दी है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में भूकंप से पहले की तुर्की और भूकंप के बाद की तुर्की में बहुत बड़ा अंतर दिखा। और तुर्की में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सामने आई अच्छी तस्वीर। रेस्क्यू टीम ने मलबे के नीचे से एक बिल्ली को सुरक्षित बाहर निकाला। द्वारा बाहर निकाल दिया गया और मामले को दबाने की ठाकुर तो आईटीओ की सड़कों पर आज आप फिलहाल बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी के फीडबैक यूनिट के खिलाफ प्रदर्शन देख रहे हैं। आप देखिए तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पत्तियों के साथ पहुंचे हुए हैं और एक बड़ा पोस्टर भी आप देख पा रहे हैं। दिल्ली सरकार के जासूसी कांड को पर्दाफाश होने पर ये प्रचंड प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। साफ तौर पर बताया जा रहा है जो फीडबैक यूनिट आम आदमी पार्टी की तरफ से बनाया गया है वो दरअसल विपक्षी पार्टियों की जासूसी करने के लिए बनाया गया और यही वजह है कि आज बीजेपी की तरफ से इस प्रचंड प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। यहाँ से ये प्रदर्शन दिल्ली सचिवालय तक जाएगा, लेकिन आप ये तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए झंडे लेकर और ये देखिए ये इस तरीके के बैनर और तख्तियां लेकर जो है वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ आज प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा आखिर ये फीडबैक यूनिट क्यों बनाया गया है, इसका संचालन किस तरीके से होता है, फंडिंग को लेकर भी यहाँ पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अंडर आता है। ऐसे में अब बीजेपी की तरफ से कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर जब एंटी करप्शन ब्यूरो था तो इस तरीके से फीडबैक यूनिट क्यों बनाया गया। जब संचालन को लेकर इसका सवाल आया तो ऐसे ये भी सवाल किया गया बीजेपी की तरफ से जब बनाया गया तो उद्देश्य क्या था ये भी साफ नहीं हो पाया। इसके अलावा जो फंडिंग को लेकर है वो भी लगातार अब बीजेपी की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए 2015 का ये मामला बताया जा रहा है जिसके बाद लगातार 2015 से पूरा मामला चल रहा है। सीरिया के संज्ञान में गया, एलजी के संज्ञान में गया और अब जो है गृह मंत्रालय और राष्ट्रपति को भी चिट्ठी लिखी गई है कि तमाम जो संलिप्त है इस पूरे मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरी खबर पर लगातार बनी हुई है।